वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सेशन आज ज्योग्राफी का है। मास्टर्स इनिशिएटिव की तरफ से ये फर्स्ट सेशन रहेगा ज्योग्राफी का। इसमें हम टारगेट करेंगे इस बार कि पहले तो जो जेकेएसएसबी की नई वैकेंसीज निकली हैं, जैसे पंचायत अकाउंट्स और क्लास 4 के जो पोस्ट निकली हैं उनको टारगेट करेंगे, उनके सिलेबस को टारगेट करेंगे। उसके अलावा जो भी पोर्शन मैं कवर करूंगा ज्योग्राफी सेशंस में, वो आपके आने वाले जितनी भी वैकेंसीज रहेंगी, जहां पे भी जनरल नॉलेज में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया होगा, ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके होगा, वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है। सो ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लेते हुए आपका विल स्टार्ट टॉपिक, और थोड़ा सा एक हल्का सा गाइडलाइन दे देता हूँ कि आपको ज्योग्राफी में करना क्या है। यूजुअली आपको मैंने अभी सिलेबस में चेक किया था कि वहां पे क्या था, वहां पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा था। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को जब आप एलेबोरेट करोगे तो वो बहुत वास्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको एलेबोरेट करते हो तो इट कम्स विद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा टॉपिक उसका है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब यही सारी चीजें आपकी जम्मू कश्मीर में भी आ जाएंगी। फिजियोग्राफी ऑफ जेएंडके, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जेएंडके, सॉइल्स ऑफ जेएंडके, क्रॉप्स ऑफ जेएंडके। ठीक है। सो बेटर है कि उन सबको आपको एक रट्टा ना बजे। ठीक है। सो व्हाट वी डू बेसिकली, हम क्या करते हैं, हम जनरल ज्योग्राफी या बेसिक ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स, ताकि आपको आइडिया रहे फ्यूचर में। जैसे माउंटेन की बात कर रहे हैं, वोल्केनो की या अर्थक्वेक की, कहीं पे भी कुछ बात होती है, रेनफॉल की बात होती है, तो आपको एक छोटा आइडिया रहे कि आप क्या समझ रहे हो या क्या करने जा रहे हो। ठीक है। सो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको आपकी एनसीईआरटीज में भी मिल जाएगा। ज्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे इसको, हल्का सा एक आइडिया देंगे आपको कि बेसिकली टॉपिक में है क्या। बिकॉज अर्थ सरफेस पे होने वाली सभी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे आप बोल दो माउंटेन बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं। ठीक है। जो भी आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे सिस्टम है, वो आप तभी समझ सकते हो जब आपको हल्का सा एक आइडिया इंटीरियर ऑफ अर्थ का होगा। बिकॉज वट एवर हैपेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट हैपनिंग इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सो आपने बचपन से पढ़ा होगा, अर्थ एक 3 लेयर सिस्टम है। ठीक है। कोर, मेंटल और क्रस्ट, राइट। 3 लेयर सिस्टम है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है। अब बेसिकली हमें अगर इनकी डेप्थ भी जाननी हो तो वो भी हमें पता है, लगभग 6400 किलोमीटर है फ्रॉम सरफेस टू अर्थ। कोर जो है आपका 6400 किलोमीटर है। सो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानने के लिए हमारे साइंटिस्ट कैसे या हमारे ज्योग्राफर्स कैसे पता लगाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली इनसाइड द अर्थ। एक छोटा सा फ्रेज था, ठीक है, वो मैं आपको एक हल्का सा सुना देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वो ये था कि विद द करंट टेक्नोलॉजी इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी इजी टू मैप अ मून नाउअडेज। With the current technology, it is very easy to map a moon nowadays, but it is very hard to find what is beneath our foot at few hundred meters. ठीक है, बात समझ आती है कि आज की टेक्नोलॉजी, टेलीस्कोप्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, हम मून का मैपिंग भी कर लेंगे जो हमसे सैकड़ों, हजारों, लाखों किलोमीटर दूर है। बट अपने पैर के नीचे कुछ 100 मीटर्स पे भी अगर हमें कुछ जानना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जानना। बट स्टिल अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है, सर क्रस्ट, मेंटल और कोर। पर क्वेश्चन अराइजेस कि ये हमें पता कैसे चला। ठीक है। क्वेश्चन अराइजेस ये हमें पता कैसे चला इस बारे में। सो इसके लिए हमें पता है कि इसके कुछ सोर्सेज हैं। मैं सीधे सोर्सेज पे ही आ जाता हूं। ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। ठीक है। नंबर 1 इज डायरेक्ट सोर्स, नंबर 2 इज इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस ये सोर्सेज हैं कि जैसे डायरेक्ट सोर्स आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, कि जहां पे ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली किया गया हो। ठीक है। किसी भी चीज का अध्ययन या ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली किया गया हो। सो मैं सीधे डायरेक्ट सोर्सेज पे बोलूंगा। ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्सेज रहते हैं आपके माइनिंग, डीप ओशन ड्रिलिंग। ठीक है। ये कुछ ऐसे सोर्स है, न्यूक्लियर टेस्ट हो गए, ये कुछ ऐसे सोर्स है जिससे, जैसे आप माइनिंग कर रहे हो, आपने जमीन की खुदाई की, तो आपको कुछ हद तक पता चलता है कि व्हाट इज द लेयर सिस्टम ऑफ द अर्थ। आपने ओशन फ्लोर पे जाकर, जो ऑलरेडी क्रस्ट में सबसे नीचे रहेगा, उस पे जाके थोड़ा सा आपने ड्रिलिंग किया, तो यू विल कम टू नो अबाउट द अर्थ क्रस्ट के बारे में। ठीक है। बट ये सोर्सेज हमें हार्डली, मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको, जैसे ओशन ड्रिलिंग है, इसमें मैक्सिमम जो हमने डेप्थ
रिकवर की है वो है 11 किलोमीटर के आसपास की अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अर्थ का इंटीरियर 6400 का है, 6400 किलोमीटर का है। सो अगर ओशन फ्लोर पे जाके हमने 11 किलोमीटर की डिगिंग कर भी ली तो हमने 1% भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में नहीं जाना। सो इस डायरेक्ट सोर्स से हमें पता तो चलेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, बट नॉट द डिटेल्ड स्टडी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सोर्स है वो है आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्या रहती हैं तुम्हारी, अब वॉल्केनोस क्या रहते हैं तुम्हारे, ज्वालामुखी आप जानते हो, ठीक है, वॉल्केनो होते हैं तुम्हारे ज्वालामुखी, ठीक है। अब वॉल्केनिक एक्टिविटीज कैसे होती है आपका एक अलग टॉपिक रहेगा, उसको मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब अर्थ के इंटीरियर से जब भी मोल्टन मटेरियल, जिसको आप सरफेस पे आने पे लावा कहते हैं, जब बाहर आता है, ऐसी एक्टिविटीज को हम वॉल्केनिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब वॉल्केनो से हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें पता लगती हैं। नंबर एक, ठीक है, कि एटलीस्ट इंडिया इंटीरियर ऑफ अर्थ का कोई एक पार्ट जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, राइट, जो हमें उसके लावा से ही पता चलता है। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो ये है कि हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाती है, हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाती है ज्वालामुखी की, कि जो भी मोल्टन मटेरियल सरफेस पे आया है उसका टाइप ऑफ मटेरियल क्या था। जब साइंटिस्ट उसको लैब्स में स्टडी करेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि वो मोल्टन मटेरियल, वो लावा किस किस मिनरल से बना है, ठीक है। सो मिनरल कॉन्फ़िगरेशन भी पता चलती है वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, और आपको ये भी पता चलता है एटलीस्ट इंटीरियर ऑफ अर्थ का एक पार्ट जो है वो मोल्टन फॉर्म है। बट स्टिल क्वेश्चन अराइजेस कि वो जो मोल्टन मटेरियल था जो सरफेस पे आया है वो कितनी डेप्थ पे है, ठीक है, वी हार्डली नो। हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी से ये समझ आ ही नहीं सकता कि वो मोल्टन मटेरियल कितनी डेप्थ से कहां से बाहर आया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन समझ भी आ जाती है कि मोल्टन मटेरियल किस किस मिनरल से बना है, तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ पूरी ही उन्हीं मिनरल से बनी है या फिर उसमें और भी कोई मिनरल्स हैं। तो हमारा ये वाला जो डायरेक्ट सोर्स है ये भी हमारा उतना एफिशिएंट नहीं रह जाता। फिर हमारा आ जाता है दूसरा सोर्स जो है वो है हमारा इनडायरेक्ट सोर्स। तो एक मिनट में जरा इसको रब कर लेते हैं, फिर इनडायरेक्ट सोर्स पे आते हैं। अब इनडायरेक्ट सोर्स जो है आपका, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब जब ये वर्ड ही है इनडायरेक्ट, तो आपको यहां से ये समझ आना चाहिए कि इनडायरेक्ट मींस जहां पे की गई कोई भी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होती। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन assumptions, ठीक है। हमने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टडी करेंगे, कुछ डाटा स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करके हम ये बताएंगे कि व्हाट इज बेसिकली देयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मैं सीधे इसी के बारे में बात करता हूँ। इनडायरेक्ट सोर्सेज में आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवीलिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज योर अर्थक्वेक्स। earthquakes. The question arises, what is earthquake? Simple, shaking of earth crust. पृथ्वी की सतह का हिलना, किस वजह से, कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारा सेपरेट टॉपिक रहेगा। फिलहाल शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट या पृथ्वी की सतह का हिलना को हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अब अर्थक्वेक का बारे में कुछ चीजें जो आपको समझनी होगी वो ये है। सबसे पहले अर्थक्वेक में एक पॉइंट रहेगा जो हमेशा हमेशा सरफेस के नीचे रहेगा, ठीक है, जहां से आपकी अर्थक्वेक की तरंगे या अर्थक्वेक की वेव्स शुरू होती है। इस पॉइंट को हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। ये हाइपोसेंटर इज द वर्ड, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है, इसको हम हाइपोसेंटर या फोकस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड एज फोकस और हाइपोसेंटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे आपका एक और पॉइंट होगा जहां पे अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स पहली बार सरफेस पे हिट करेंगी, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है सर, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो ये दो क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे बनते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चंस आपको जेकेएसएस भी पूछेगा भी नहीं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा। खैर फिर भी हमें चीजें पता होनी चाहिए आगे। अब एक चीज और आपने याद रखनी है कि रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब भी अर्थक्वेक उठेगा, जब भी अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, कैसे आएगा वो मैं आपको लेटर क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा।
बट फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि जब भी अर्थक्वेक आएगा एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगा और वो एनर्जी ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये भी याद रखना है आपने, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि द वेव्स व्हिच रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक आर कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स, ठीक है, या फिर इनको अर्थक्वेक वेव्स सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, ठीक है, इनको अर्थक्वेक वेव्स सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये सिस्मिक वेव्स जो हैं ये अपनी मूवमेंट या ये सरफेस की तरफ आ रही है, बॉडी की तरफ जा रही हैं, अपनी स्पीड, अपनी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे फर्दर डिवाइड होती हैं। मैं आपको बताता हूं इनका डिवीजन क्या होता है। इनका डिवीजन होता है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है बच्चों, सो बॉडी वेव्स माने ऑब्वियसली जो बॉडी वर्ड है वो बता रहा है आपको कि जो वेव्स बॉडी के अंदर ट्रेवल कर जाती हैं वो आपकी बॉडी वेव्स है। दूसरी सरफेस वर्ड आ रहा है, ऑब्वियसली जो सरफेस के आसपास ट्रेवल करेंगी वो सरफेस वेव। अभी हमें बेसिकली इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना है तो हमें सरफेस वेव्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं, हमें चाहिए बॉडी वेव्स के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बॉडी वेव्स, ड्राई करो थोड़ा मुझे। ठीक है गाइस, बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स आपकी देयर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। सिंपल में हम उनको पी वेव्स और एस वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ये है आपकी प्राइमरी वेव्स और ये है आपकी सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। ई वेव्स एंड एस वेव्स, राइट। सो मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। प्राइमरी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे कैन ट्रेवल थ्रू ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट। व्हेयरएज सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। ये बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है, कि प्राइमरी वेव जो है वो फॉर्म ऑफ मैटर के किसी भी हिस्से से पास कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड। अब गैसेस से तो हमारे इंटीरियर में बनी नहीं है, बट गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए मैंने गैसेस लिख दिया यहाँ पे। अदरवाइज आप सॉलिड और लिक्विड भी समझोगे तो चलेगा, ठीक है। अभी कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि विच वेव कैन पास थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना कि मैंने आपको गैसेस लिखा तो आप गैसेस को नहीं समझो, ठीक है। आपको ये याद रखना कि तीनों फॉर्म ऑफ मैटर किसी में से भी आपकी प्राइमरी वेव कैन ट्रेवल, और एस वेव जो है इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू योर सॉलिड पार्ट, ठीक है। नाउ देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, सो मेनी थ्योरीज, सो मेनी कांसेप्ट्स व्हिच फर्दर इलैबोरेट कि हाँ यार कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट हैपेंड, व्हिच इज बेसिकली आपकी यूज का नहीं है बट फिर भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये अर्थ का इंटीरियर है और ये जो सेंटर में मैंने आपका सर्कल डाला है दैट इज योर बिल्कुल सेंटर का पार्ट, जिसको हम कोर कहते हैं, राइट, जो हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, राइट। सो व्हाट हैपेंड, एक फोकस पॉइंट था, यहाँ से अर्थक्वेक वेव्स निकली हैं, ठीक है। अब जो पी वेव होगा वो हमें बिल्कुल ऑपोजिट एंड में भी मिल जाना चाहिए बिकॉज वो तीनों फॉर्म्स में से ट्रेवल कर सकता है, बट जो एस वेव होगा वो हमें वहां पे नहीं मिलेगा, वो एक सर्टेन एंगल से काटता हुआ किसी और जगह पे मिलेगा हमें सरफेस पे, ठीक है, किसी और जगह पे मिलेगा। मैं एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज, मैंने पहले बता दिया, दीज आर कॉल्ड एज सिस्मिक वेव्स, और इन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ्स, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि द साइंस व्हिच डील्स विद अर्थक्वेक वेव्स इज कॉल्ड एज सिस्मोलॉजी, ठीक है, एंड द इंस्ट्रूमेंट व्हिच डील्स विद व्हिच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड एज सिस्मोग्राफ। क्या ये मैं आपको डाटा में दे दूंगा, ठीक है, ये मैं आपको डाटा में भी लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास जो दो वेव्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, सो प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, सो वो हमें एक एंड से दूसरे एंड पे भी मिल जाएगी। सेकेंड जो आपकी एस वेव है वो हमें एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज वो लिक्विड से पास नहीं करेगी। अब सिंपल यहाँ पे आ जाता है, इन्हीं वेव्स की स्टडी के बेसिस पे जोग्राफर्स ने अर्थ को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसको आप जानते हो किसके रूप में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ना क्वेश्चन राइजेस कैसे पता चला कि ये कोर है और ये लिक्विड है, अब आपको पता है बिकॉज यहाँ से
एस वेव ने डिफ्लेक्ट किया होगा, इन्होंने यहाँ पे मार्किंग करके उस डेप्थ का रिकॉर्डिंग किया होगा या कैसे भी बताया होगा, दैट इज नॉट ऑफ आवर पॉइंट। हमें ये पता है कि इन वेव्स की स्टडी से हमें 3 फॉर्म्स ऑफ 3 लेयर्स ऑफ अर्थ ऐसे पता चलेगी, क्रस्ट मेंटल। अब क्या अर्थ का इंटीरियर इतना सही है या इसके आगे भी कुछ है? बिल्कुल है। यहाँ तक आपका ये कवर हो जाता है कि दैट इज योर इंटीरियर ऑफ अर्थ, दैट इज योर इंटीरियर ऑफ अर्थ, अ 3 लेयर सिस्टम। क्रस्ट, मैं लिख देता हूँ, क्रस्ट द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट होती है, आपकी इंटरमीडिएट लेयर होती है मेंटल, और सबसे नीचे की जो लेयर है वो है आपकी कोर। ठीक है, मैं इसके बारे में फर्दर इलेबोरेट करता हूँ, बट फिलहाल आपको ये समझना है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के सोर्सेज क्या थे। हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज थे और इनडायरेक्ट सोर्सेज थे। डायरेक्ट सोर्सेज से हमने ये समझा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता तो चलता है बट लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं पता चलता, इसीलिए हम उन सोर्सेज पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करते थे। दूसरा हमारा सोर्सेज था इनडायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमने देखा कि हमारे पास अर्थक्वेक वेव्स हैं जिनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, जो 2 टाइप की होती है, बॉडी या सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स से हमें कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक में, बिकॉज हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, तो हमें उन वेव्स के बारे में पता होना चाहिए जो सरफेस से अंदर की तरफ जाती है, यानी कि बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स हमारी 2 प्रकार की है यहाँ पे, सेकेंडरी वेव एंड प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव आपकी तीनों फॉर्म ऑफ मैटर से पास करने वाली है, और प्राइमरी वेव आपकी तीनों फॉर्म ऑफ मैटर से पास करने वाली है, और सेकेंडरी वेव आपकी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास करती है। इसी के स्टडी, इन्हीं वेव्स की स्टडीज के बेसिस पे आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर एज योर इंटीरियर ऑफ अर्थ निकल के आया था। बट हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो इतना नहीं है। मैं इलाबोरेट करता हूँ आपको आगे उसके बारे में। somewhere in 90s, decade of 90s, early 90s in fact, जो सिस्मोग्राफ्स होते थे, जो मैंने आपको बताया, जो इन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सो इन द अर्ली 90s more sophisticated seismographs were developed, ठीक है, और sophisticated seismographs जो थे वो डेवलप हुए, ठीक है, और उन seismographs ने कुछ और सेट ऑफ वेव्स, कुछ और सेट ऑफ सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बॉडी वेव्स 2 टाइप की थी, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से निकलती थी, ये सिर्फ सॉलिड में से निकलने वाली है। ये हमारे ओल्डर सिस्मोग्राफ्स रिकॉर्ड किया करते थे। बट जब 90s के डिकेड में हमारे पास नए सिस्मोग्राफ्स, सोफिस्टिकेटेड सिस्मोग्राफ्स आए, इन्वेंट हुए, उन्होंने हमारे पास पी स्टार, एस स्टार, पीजी और एसजी वेव्स को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। व्हाट इज द डिफरेंस ऑन दिस वेव? इन वेव्स में डिफरेंस क्या था? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था। अब इसको मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करता, ठीक है। इन्हीं वेव्स के आधार पर, ठीक है, चलो मैं आपको एक हल्की सी कहानी सुना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, हाइपोथेटिकली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम यहाँ पे। आप एक कार में बैठ के जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, उस कार की स्पीड है 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पर आवर, और आपको कोई टास्क देता है कि वट एवर यू सी फ्रॉम योर विंडो जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। तो आपको कैसा दिख रहा होगा? आपके साथ से निकलती हुई चीजें बहुत फास्ट निकलती जा रही होंगी, राइट। जैसे आपने कोई पेड़ देखा, आप लिखते हो ट्री, जितनी देर में आपने बाहर देखा उतनी देर में आप लिखते हो बिल्डिंग। अब उस ट्री और बिल्डिंग के बीच के जो भी आपके चीजें थी वो आप मिस कर चुके बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पीड ऑफ द कार। अब यही टास्क उसी सेम डिस्टेंस पे हम फिर से करेंगे, बट एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ इमेजिन कि एक गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और आपको बाहर देख के चीजें लिखना है। आप कैसे लिखोगे? ट्री, अ कार, अ बाइक एंड अ बिल्डिंग। हमने पहली हाई स्पीड कार में 2 चीजें मिस कर दी थी। अब कम वेलोसिटी में, कम स्पीड में चलते हुए हमने उन्हीं दोनों चीजों को रिकवर कर लिया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हेन वी हैव लेसर वेलोसिटी वेव्स, व्हाट हैपन बेसिकली, जब हमारे पास कम गति वाली तरंगे होंगी, लेसर वेलोसिटी वेव्स होंगी, तो हमें उनकी स्टडी करने का मौका ज्यादा अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये क्रस्ट होती थी, आप सिस्मोग्राफ सामने देखें कैसे काम करते हैं, हमें वो दिख जाएगा कि वो कुछ ऐसा लाइंस बना रहा है। हमारे पुराने सिस्मोग्राफ्स कैसी लाइंस बनाते होंगे? ऑन पेपर ऐसा कुछ बना देते होंगे, ठीक है, जिससे हमें मान लिया कि ये सभी वेव्स जो है एक ही मीडियम से पास कर रही हैं, इनका कोई मीडियम बदला नहीं। अब हमारा दूसरा जो सिस्मोग्राफ्स बने थे उनमें क्या था कि वो क्रस्ट में ही ट्रेवल कर रहे हैं, पहले वो इस पैटर्न में ट्रेवल कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने इस पैटर्न में ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये हमें इन वेव्स की फर्दर स्टडी से पता लगा। अब हम देख रहे हैं पूरा जो पार्ट था ये मान लेते हैं ये क्रस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अब क्रस्ट में पहले जो हमारे पास डाटा था वो इस टाइप का था, अब
अब जो नया डाटा आ रहा है वो इस टाइप का, दैट मीन्स देयर इज दिस इज वन लेयर एंड दिस इज अ सेपरेट लेयर, बिकॉज मीडियम तभी चेंज होगा जब वेवलेंथ तभी चेंज होगा जब मीडियम चेंज होगा। सो जब मीडियम चेंज होगा तो हमारे को बस वहां पे ये मेंशन करना है कि दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द आर्ट, ठीक है। खैर इसको हम ज्यादा इलैबोरेट नहीं करते हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ आपको कि आपको जो याद रखना है अपने इन एग्जामिनेशंस के लिए वो ये रखना है कि देयर आर अदर सेट ऑफ वेव्स आल्सो अपार्ट फ्रॉम पी एंड एस, दैट इज पी स्टार, एस स्टार, पीजी, एस स्टार। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगी, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस से ट्रेवल करेंगी पी वाली, और एस वाली सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करेंगी। डिफरेंस क्या है, इनकी वेलोसिटीज का डिफरेंस है, पर इनका बेनिफिट हमें क्या हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज उसी से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आफ्टर द स्टडी ऑफ दीज वेव्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ सिर्फ जो था वो कोर मेंटल क्रस्ट नहीं रह जाता, उसकी फर्दर स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है, वो मैं आपके सामने बना देता हूं डायग्राम, उसको फिर डिस्कस करते हैं। टॉप मोस्ट लेयर इसका क्रस्ट ही रहेगा, फॉलोड बाय asthenosphere, then your outer mantle, then आपका inner mantle, then outer core और then inner core। तो गाइस ये आपका रीसेंट आपका जो है लेयर सिस्टम है, ठीक है। दीज आर द लेयर्स ऑफ अर्थ। हमारा 3 लेयर सिस्टम जो है अब उतना नहीं रह गया। 90s के डिकेड में मैंने आपको बता दिया, मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्मोग्राफ्स के आने की वजह से हमारा लेयर सिस्टम ये हो गया। मैं इनकी किलोमीटर डेप्थ भी लिख देता हूँ। 0 से शुरू करते 70, देन 400, देन 700, 2900, 5065 and then 6400 किलोमीटर्स। ये आपकी डेप्थ है हर लेयर की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या सबसे ऊपर की लेयर स्टेनोस्फीयर बता दिया आपको, देन क्रस्ट, देन फॉलोड बाय स्टेनोस्फीयर, देन आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये हमारी करंट लेयर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब आपको जो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन विच फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और व्हाटएवर। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटीरियर ऑफ अर्थ पे जाते हुए आपकी 2 चीजें काम करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, राइट। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो चीज जो होगी वो लिक्विड फॉर्म में चली जानी चाहिए। अगर किसी पॉइंट ऑफ डेप्थ पे प्रेशर ओवरलैप करता है टेम्परेचर को तो वो चीज आपकी सॉलिड फॉर्म में होगी। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी लेयर है क्रस्ट। ये आपकी कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आप इसके ऊपर खड़े हो, हमें पता है सॉलिड फॉर्म में है क्रस्ट लेयर, ठीक है। अब क्रस्ट लेयर सॉलिड फॉर्म में क्यों है, इसका रीजन कि टेम्परेचर लिक्विड से हम ज्यादा जो इफेक्टिव मानते हैं वो बोलते हैं लैक ऑफ इंसुलेशन की वजह से। बिकॉज अर्थ की सरफेस में इंटीरियर की तरफ जाते हुए इंसुलेशन फैक्टर लेयर्स का कवर बढ़ता चला जाएगा, जिसमें कोर की तरफ इंसुलेशन ज्यादा रहेगा और क्रस्ट की तरफ इंसुलेशन कम रहेगा, जिस कारण से यहाँ से हीट जल्दी रिलीज हो जाएगी और टेम्परेचर आपका डिक्रीज रहेगा एज कंपेयर टू प्रेशर, राइट। सो हमारा क्रस्ट जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। देन सेकंड लेयर इज स्टेनोस्फीयर। इस लेयर पे गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर भी है, ठीक है, हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ की, ठीक है। इस लेयर पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट लगभग बराबर माना जाता है। इसी वजह से ये लेयर ना तो सॉलिड फॉर्म में जा पाती है ना ही लिक्विड फॉर्म में, और ये लेयर रहती है आपकी सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में रहती है ये लेयर आपकी स्टेनोस्फीयर की, ये याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड लेयर इज योर आउटर मेंटल। ये प्योर सॉलिड फॉर्म में है। क्यों है, बिकॉज इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज overlapping the effect of temperature. Then inner mantle again is in solid form because effect of pressure same ही रहेगा। प्रेशर का इफेक्ट जो है वो ओवरलैप करता है यहाँ पे टेम्परेचर के इफेक्ट को, बिकॉज हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 लेयर का प्रेशर है तो इस वजह से भी 3 लेयर के दबाव के कारण प्रेशर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है, बट इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Then comes your outer mantle. This is the important part.
ये लेयर जो है आपकी, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में है। अब हम बोल रहे हैं कि इनर मेंटल पे 3 लेयर का प्रेशर है तो वो सॉलिड फॉर्म में जा रही है, इस पे 4 लेयर का प्रेशर है तो ये लिक्विड में क्यों जा रही है? इसका एक सिंपल कारण है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की प्रेजेंस कोर के अंदर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से रेडियो एक्टिविटी की वजह से टेम्परेचर फैक्टर जो है वो ओवरलैप करेगा प्रेशर फैक्टर को, और ये लेयर बन जाएगी आपकी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। बट ये केस इनर कोर पे काम नहीं करता, इनर कोर इज इन सॉलिड फॉर्म। क्वेश्चन अराइजेस, do inner core have radioactive materials? Yes, inner core also have radioactive materials, but all the pressure of the earth is on a smaller part of the earth, जिस वजह से प्रेशर फैक्टर ओवरलैप करता है लिक्विड फैक्टर को, और ये इनर कोर आपका रहता है सॉलिड फॉर्म में। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसमें से कि हमारी कौन सी लेयर किस फॉर्म में है, फर्स्ट थिंग। सेकंड कि वोल्केनिक एक्टिविटीज हमारी कहाँ से होने वाली है, मेन उसका सोर्स रहेगा आउटर कोर। ओके गाइज, आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो थोड़ी मोटिवेशन हमें भी दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल मास्टर्स को, ठीक है। और जल्दी ही आपके साथ ज्योग्राफी के दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। होपफुली मैं बता देता हूँ टॉपिक आपको पहले ही, वो टॉपिक रहेगा प्लेट टेक्टोनिक्स, ताकि आपके दिमाग में रहे उसका क्या मतलब है और उससे हम क्या बेनिफिट्स हासिल करने वाले। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।